हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और ये क्लास 10 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो इसको हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है पूर्व आधुनिक विश्व। तो आज हम दुनिया को एक दूसरे से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के रूप में देखते हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बीच मतलब संपर्क हजारों वर्षों से मौजूद था। ठीक है, जैसे कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, शिक्षा के लिए, युद्ध के लिए, बेहतर जीवन की तलाश में। ठीक है, इससे वस्तुओं, विचारों और तकनीकों और संस्कृतियों का आदान प्रदान होता था। ठीक है, तो पहला आता है रेशम मार्ग। ये क्या था? प्राचीन काल में रेशम मार्ग सिल्क रूट्स, व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम था। रेशम मार्ग केवल सड़क नहीं था, बल्कि अनेक व्यापारिक मार्गों का मतलब जाल था। यह एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ता था। ठीक है, जो सिल्क रोड था ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के मतलब विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ता था। ठीक है, इन मार्गों से व्यापार होता था। रेशम, मसाले, कपड़े, कीमती वस्तुएं, अन्य धातुओं का। ठीक है, फिर आता है रेशम मार्ग का सांस्कृतिक महत्व। तो रेशम मार्गों से केवल वस्तुएं ही नहीं, धर्म, विचार, कला, विज्ञान, तकनीक, भाषाएं, ठीक है, यह भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती थी। फिर आता है उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म भारत से एशिया और चीन के क्षेत्रों तक पहुंचा। ठीक है, और इससे पता चलता है कि प्राचीन दुनिया भी आपस में काफी जुड़ी हुई थी। फिर आता है भोजन और वैश्विक संपर्क। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के बीच संपर्क से भोजन की आदतों में भी परिवर्तन हुआ। आज जिन खाद्य पदार्थों को हम सामान्य मानते हैं, उनमें से कई दूसरे महाद्वीपों से आए हैं। उदाहरण के लिए आलू, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद। ठीक है, इनमें से कुछ फसलें इसमें 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 इनमें से कई फसलें अमेरिका से दुनिया के अन्य हिस्सों में पहुंची। ठीक है, मतलब इनमें से जो है कई फसलें अमेरिका से दुनिया के कई हिस्सों में पहुंची हैं। ठीक है, फिर आता है आलू और यूरोप। तो आलू यूरोप में पहुंचने के बाद गरीब लोगों के लिए महत्वपूर्ण भोजन बन गया। इससे भोजन की उपलब्धता बढ़ी। 19वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या बढ़ने में भी नए खाद्यान्न फसलों की भूमिका रही, लेकिन भोजन की उपलब्धता हमेशा समान नहीं रही। कई क्षेत्रों में अकाल और भूख की समस्या बनी रही। ठीक है, फिर आता है विजय, बीमारी और व्यापार। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी से यूरोपीय शक्तियों ने समुद्री यात्राएं शुरू की। यूरोपीय नाविक एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के क्षेत्रों तक पहुंचे। ठीक है, अब फिर आता है 1442। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा। इसके बाद यूरोपीय शक्तियों का अमेरिका में विस्तार तेजी से हुआ। फिर अमेरिका में यूरोपीय विजय। तो यूरोपीय लोगों के पास बेहतर हथियार, घोड़े, सैन्य संगठन जैसी शक्तियां थी, लेकिन उनकी सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण था, वो था बीमारियां। यूरोप से अमेरिका पहुंची कई बीमारियों के प्रति स्थानीय लोगों में प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। इस कारण बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बीमारियों से मारे गए। इससे यूरोपीय विजय आसान हो गई। ठीक है, फिर आते हैं गुलामों का व्यापार। अमेरिका में उपनिवेशों के विस्तार के साथ श्रम की मांग बढ़ी। ठीक है, अफ्रीका से बड़ी संख्या में लोग जबरन पकड़कर अमेरिका ले जाया गया। उन लोगों को उन्हें बगानों और खानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। इस व्यवस्था को दास व्यापार कहा जाता था। फिर आता है त्रिकोणीय व्यापार। तो अटलांटिक महासागर के पार यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच व्यापार का एक बड़ा नेटवर्क विकसित हुआ। इसे समानता त्रिकोणीय व्यापार कहा जाता है। इस व्यापार में यूरोप, अफ्रीका वस्तुएं और हथियार। ठीक है, इसमें आपस में व्यापार होता था यूरोप अफ्रीका में वस्तुओं का और हथियारों का। और अफ्रीका और अमेरिका में क्या होता था? गुलाम बनाए गए लोग, ये आपस में जाते थे। ठीक है, फिर अमेरिका से यूरोप में कौन जाता था? चीनी, कपास और अन्य उपनिवेशी उत्पाद ले जाए जाते थे। ठीक है, तो यूरोप से अफ्रीका में वस्तुएं और हथियार जाते थे, अफ्रीका से अमेरिका में गुलाम बनाए गए लोग, और अमेरिका से यूरोप में चीनी, कपास और उपनिवेशी उत्पाद। ठीक है, फिर आता है यह व्यापार अत्यंत अमानवीय और लाखों लोगों को जबरन उनके घर से दूर ले गया। ठीक है, बहुत अमानवीय व्यवहार था ये। और फिर आता है 19वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था। तो 19वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव आए। 3 प्रमुख प्रक्रियाएं थी। व्यापार में वृद्धि, वस्तुओं का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा, श्रम का प्रवास, लोग रोजगार के लिए दूर क्षेत्रों में जाने लगे, पूंजी का प्रवाह,
धन और निवेश एक से दूसरे देश में जाने लगा। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार दिया। जाते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित किया। ब्रिटेन में मशीनों और कारखानों के विकास के कारण उत्पादन बढ़ा, वस्तुएं सस्ती हुई, परिवहन तेज हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। फिर आता है रेल और भाप के जहाज। तो 19वीं शताब्दी में परिवहन के क्षेत्र में काफी बड़ी प्रगति हुई। रेलवे ने लोगों की आवाजाही आसान की, माल की ढुलाई तेज की, बाजारों को जोड़ा। फिर आता है भाप के जहाज। तो स्टीम शिप्स ने समुद्री यात्रा को तेज, सस्ता और अधिक नियमित बना दिया। ठीक है, जाते हैं टेलीग्राफ के विकास से संचार की गति बहुत बढ़ गई। पहले संदेशों को पहुंचने में कई दिन या सप्ताह लग सकते थे। टेलीग्राफ के कारण संदेश बहुत तेजी से भेजे जाने लगे। इससे व्यापार, प्रशासन, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क ये तेजी से आई। जाते हैं कार्न लॉ। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कार्न लॉ लागू थे। इन कानूनों के कारण विदेशी अनाज के आयात पर प्रतिबंध या शुल्क था। ठीक है, भूमि मालिक इन कानूनों से लाभान्वित होते थे, लेकिन औद्योगिक शहरों और मजदूरों के लिए महंगा भोजन समस्या बन गया। जाते हैं कार्न लॉ की समाप्ति। तो ब्रिटेन ने 19वीं शताब्दी में कार्न लॉ समाप्त किया। इसके बाद ब्रिटेन में विदेशी देशों से बड़ी मात्रा में सस्ता अनाज आने लगा। फिर आता है इसके बाद जो है भोजन सस्ता हुआ। ब्रिटेन जो है उद्योगों को सस्ते भोजन लाभ मिला, मतलब ब्रिटेन उद्योगों को सस्ते भोजन का लाभ मिला। शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ी, कृषि क्षेत्रों में बदलाव आए। ठीक है, फिर आता है वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था। तो यूरोप में औद्योगिकरण बढ़ने के कारण भोजन की मांग बढ़ी। इस कारण दुनिया के कई हिस्सों में कृषि उत्पादन बढ़ाया गया। नई भूमि को खेती के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके लिए जंगल साफ किए गए, रेल लाइनें बनाई गई, बंदरगाह विकसित किए गए। ठीक है, व्यापारिक नेटवर्क जो है बनाए गए। फिर आता है भारत और वैश्विक कृषि। भारत भी वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। भारत से ब्रिटेन और अन्य देशों को भेजी जाती थी। ठीक है, कपास, जूट, गेहूं, चाय, नील, अफीम ये सब जो है भारत से ब्रिटेन के साथ साथ और कई देशों में जो है भेजी जाती थी। लेकिन किसानों को अक्सर बाजार की मांग के अनुसार फसलें उगाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ठीक है, फिर आते हैं गिरमिटिया मजदूर। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय मजदूरों को बड़ी संख्या में दूसरे देशों में ले जाया गया। इन्हें कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। गिरमिट शब्द जो है अंग्रेजी शब्द एग्रीमेंट से बना था। इन मजदूरों से एक अनुबंध कराया जाता था, जिसके अनुसार वे निश्चित अवधि तक दूसरे देश में काम करते थे। भारतीय गिरमिटिया मजदूर कहाँ गए थे? भारतीय मजदूरों को कई क्षेत्रों में ले जाया गया, जैसे फिजी, मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप, सूरीनाम, सीलोन और मलाया। ठीक है, वे मुख्य रूप से काम करते थे गन्ने के बागानों में, चाय के बागानों में, रबर के बागानों में, निर्माण कार्यों में। ठीक है, जाता है गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति। तो इन मजदूरों को अक्सर कम मजदूरी, कठिन काम, खराब रहने की स्थिति, कठोर अनुबंध का सामना करना पड़ता था। कई मजदूर को अपने परिवार और देश से बहुत दूर रहना पड़ता था। फिर आता है भारतीय व्यापारियों की भूमिका। तो भारतीय व्यापारी भी वैश्विक व्यापार में सक्रिय थे। वे अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, यूरोप के साथ व्यापार करते थे। भारतीय व्यापारी कपड़े, मसाले और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे। कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध, वैश्विक अर्थव्यवस्था। 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित किया। युद्ध के दौरान हथियारों का उत्पादन बढ़ा, सैनिकों की संख्या बढ़ी, सरकारों का खर्च बढ़ा, उत्पादन युद्ध की जरूरतों के अनुसार बदला। ठीक है, रहता युद्ध का भारत पर प्रभाव। तो भारत ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सैनिक, धन, संसाधन दिए। युद्ध के कारण भारत में करों का बोझ बढ़ा, कीमतें बढ़ी, वस्तुओं की कमी हुई, आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी। ठीक है, फिर आता है युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आई। यूरोपीय देशों पर भारी कर्ज हो गया। अमेरिका एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। प्राचीन महामंदी 1929। तो 1929 में महामंदी शुरू हुई। यह विश्व की सबसे गंभीर आर्थिक महामंदियों में से एक थी। इसके कारण उत्पादन कम हुआ, कीमतें गिरी, बेरोजगारी बढ़ी,
व्यापार कम हुआ, किसानों की आय घट गई। महामंदी का प्रभाव पूरे दुनिया के कई देशों पर पड़ा। फिर आता है महामंदी का भारत पर प्रभाव। तो भारत एक कृषि प्रधान देश था, कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आई, किसानों की आय कम हो गई, लेकिन कई किसानों पर कर्ज, लगान, अन्य आर्थिक दायित्व का बोझ बना रहा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संकट बढ़ा। फिर आता है महामंदी और भारतीय किसान। तो कृषि उत्पादों की कीमत गिरने के बावजूद किसानों को कई बार अपनी उपज बेचनी पड़ती थी ताकि वे कर्ज चुका सकें, लगान दे सकें, आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हुई। ठीक है। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध और अर्थव्यवस्था। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को फिर से प्रभावित किया। युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था में बड़े बदलाव आए। फिर आता है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विकसित की गई। 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। इससे दो महत्वपूर्ण संस्थाएं मतलब अस्तित्व में आई। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या नाम था? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाना, मुद्रा एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण में सहायता करना। ठीक है। फिर आता है युद्ध के बाद वैश्विक परिवर्तन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के कई देश स्वतंत्र हुए, उपनिवेशवाद कमजोर हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरे, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आया। ठीक है। फिर आता है उपनिवेशवाद कांड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों ने गति पकड़ी। भारतीय सहित कई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके बाद स्वतंत्र देशों के सामने गरीबी, बेरोजगारी, औद्योगिकरण, आर्थिक विकास जैसी चुनौतियां थी। फिर आता है आधुनिक भूमंडलीकरण। तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में दुनिया में एक बार फिर वैश्विक आर्थिक संबंध तेजी से बढ़े। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, तकनीकी विकास, संचार क्रांति, परिवहन में सुधार, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक। इससे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं पहले से अधिक जुड़ गई। ठीक है। फिर आते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। ठीक है। जैसे कि 1492 कोलंबस अमेरिका पहुंचा। 19वीं शताब्दी वैश्विक व्यापार और श्रम प्रवास में तेजी। और 1914 प्रथम विश्व युद्ध। 1929 महामंदी की शुरुआत। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू। 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। 1945 के बाद उपनिवेशवाद का कमजोर होना और नए राष्ट्रों का उदय। ठीक है। जाते हैं महत्वपूर्ण शब्द। जैसे कि पहला कौन सा है? भूमंडलीकरण। तो दुनिया के भूमंडलीकरण क्या है? दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों का व्यापार, निवेश, प्रवास, तकनीक और संचार के माध्यम से आपस में जुड़ना। ठीक है। ये क्या होता है? भूमंडलीकरण होता है। चलाते हैं रेशम मार्ग। प्राचीन व्यापारिक मार्गों का नेटवर्क जिसने एशिया, यूरोप और अन्य क्षेत्रों को जोड़ा। फिर आते हैं दास व्यापार। अफ्रीका से लोगों को जबरन पकड़कर गुलाम के रूप में दूसरे देशों में ले जाने की व्यवस्था। गिरमिटिया मजदूर अनुबंध के तहत दूसरे देशों में काम करने के लिए ले जाए गए भारतीय मजदूर। महामंदी 1937 में शुरू हुई विश्वव्यापी गंभीर आर्थिक मंदी। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।